हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करेंगे सेशन को। फटाफट से आप सारे बच्चे आ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो वीडियो परफेक्ट या नहीं, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं सीजीएल मेंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो फटाफट से आप सारे बच्चे शेयर कर दीजिए वीडियो को, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये देख रहे हैं एक मोटिवेशनल कोट है, तो मोटिवेशन के साथ ही स्टार्ट करेंगे सेशन को। तो आइए देखते हैं। आई स्कॉच्ड द अर्थ विद माई टैलेंट एंड लेट माई लाइट शाइन, है ना। तो स्कॉर्च की मीनिंग क्या होती है? स्कॉर्च की मीनिंग होती है तपाना खुद को, है ना, खुद को तपाना इन द सेंस कि बहुत मेहनत करना। सो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो शाइन तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि पत्थर को हम जितना रगड़ते हैं ना उतना ही ज्यादा वो शाइन करता है, राइट। तो किसी भी चीज में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो एक दिन बहुत अच्छे से शाइन करेगी। अपने आप पे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो वो शाइन करना ही करना है उसको। कंसिस्टेंट है अगर आप और अच्छे डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो वो उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए। Hardly had I reached the exhibition where I learned about the major robbery. आप सभी को पता है कि हार्डली के साथ हम क्या करते हैं बेटा? हार्डली के साथ हम when का यूज करते हैं, कंजंक्शन where या that या than का यूज नहीं होता है। तो सेकेंड पार्ट में यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट। No sooner did the sun rise when we resumed the journey after having a hasty breakfast. तो सेकेंड में क्या होगा? सेकेंड में आप देख रहे हैं कि नो सूनर की जब भी, नो सूनर क्या है? एडवर्ब है। इससे जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो हम क्या करते हैं? पहले वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है और कंजंक्शन THAN देन आता है। तो यहाँ पर व्हेन के प्लेस पर क्या करोगे? THAN देन होगा, WHEN नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ। ही डैश टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इन हिज स्पीच। तो डैश में क्या फिल करोगे? अवर्ट, एक्सक्लेम्ड, एडवर्ट या मेंशन्ड, बताएंगे। चलिए। सो अवर्ट का मतलब होता है क्या? अवर्ट का मतलब होता है चेंज करना। एक्सक्लेम्ड क्या होता है? एक्सक्लेम्ड होता है आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन, है ना। तो सडन जो हमारा इमोशन होता है उसी को हम बोलते हैं एक्सक्लेम्ड। एडवर्ट हो जाएगा यहाँ पर, टेकिंग रेफरेंस ऑफ समथिंग। तो एडवर्ट आप यहाँ इसका यूज करेंगे। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मेंशन्ड नहीं होगा। मेंशन्ड में जो है मेंशन नॉर्मली हम यूज करते हैं, बट जहां पर स्पीच की बात आ जाती है वहां एडवर्ड वर्ड का यूज ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। Rohan is so magnanimous that everyone is always dash to help him in his project. Magnanimous मतलब क्या होता है? जेनरस। मैग्नानिमस मीन्स क्या होता है? जेनरस, बेनीवोलेंट होना, जेनरस होना, बेनीवोलेंट होना। तो इसका क्या होगा यहाँ पर? अब डैश में क्या फिल करेंगे आप बताइए? ईगर, रेलेक्टेंट, एंथुजियास्टिक या इग्नोरेंट। देखिए, ईगर मतलब होता है एक्साइटेड होना, रेलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग होना, एंथुजियास्टिक मीन्स होता है एक्साइटेड होना एंड इग्नोरेंट मीन्स होता है अनअवेयर होना। मतलब अगर हमें किसी बात की जानकारी नहीं है तो हम अनअवेयर हैं, यानी कि इग्नोरेंट हैं। ईगर मतलब हम बहुत एक्साइटेड हैं। रेलेक्टेंट होता है मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं है, अनिच्छुक है, अनविलिंग है, ठीक है। चलिए बताइए। एंथुजियास्टिक होना मतलब वो एक अलग एक्साइटमेंट होती है, ठीक है। ईगर जब आपके एक्साइटमेंट में आपका विलिंगनेस भी होता है साथ, तो ईगर का यूज करते हैं हम। सो रोहन इज सो मैग्नानिमस, वो इतना जेनरस है रोहन, दैट एवरीवन इज ऑलवेज ईगर टू हेल्प हिम इन हिज प्रोजेक्ट। आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट। सक्लेंट, सक्लेंट का सिनोनिम क्या होगा बताएंगे? सकिंग, जूसी, पेल या सॉफ्ट। सक्लेंट। चलिए, तो सक्लेंट मतलब सकिंग नहीं होता, सकिंग मतलब होता है पीना। जूसी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सक्लेंट का मतलब होता है लसियस होना, ठीक है, लसियस होना, टेस्टी होना, वेट होना, या आप कह सकते हो कि मॉइस्ट,
इसका सिनोनिम हो जाएगा, डिलीशियस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो सक्लेंट का मतलब होता है जो मतलब जिसमें जूस हो, जिसमें थोड़ा सा जो वेटी हो, मतलब जो मतलब गीला हो, जिसमें थोड़ा जूस हो, उसे हम सक्लेंट कहते हैं। तो कोई अगर डिश की हम बात करें तो अगर वो स्वादिष्ट है, डिलीशियस है, तो उसे हम सक्लेंट आराम से कह सकते हैं। फिलहाल यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका जूसी हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का क्या होगा सिनोनिम? डिस्कशन, कॉन्ट्रैक्शन, असेंबली या टेंशन? चलिए, तो कॉन्ग्रीगेशन होता है ना, कॉन्ग्रीगेशन होता है असेंबली। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? असेंबली होता है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। डिस्कशन नहीं, असेंबली में ही डिस्कशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है लेस करना, रिट्रैक्ट करना, डिक्रीज करना, ठीक है, मिटिगेट करना, लेसन करना, ट्रैंक्युलाइज करना, किसी चीज के लेवल को कम करने के लिए हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन नाउन है, तो किसी चीज का कम थोड़ा भाग जो होगा उसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। अटेंशन आप सभी को पता है कि अटेंशन क्या है। डिस्कशन मतलब क्या होता है? विचार विमर्श करना। आंसर यहाँ हो जाएगा आपका असेंबली। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है सभा। नेक्स्ट, इवेनिसेंट। इवेनिसेंट का क्या होगा एंटोनिम? एंटोनिम बताना है। एंटाइसिंग, एरेटिक, फ्लीटिंग या इल्यूसिव? बताएंगे सभी। चलिए, आप सभी को पता होगा कि इवेनिसेंट का मतलब होता है जो ट्रांजिएंट हो, जो क्या हो, जो ट्रांजिएंट हो, यानी कि जो मोमेंट्री हो, जो कुछ समय के लिए हो, जिसे हम फ्लीटिंग कहते हैं, ठीक है। फ्लीटिंग मतलब जो कुछ समय के लिए हो, है ना, ट्रांजिटरी हो, कुछ समय के लिए हो, ठीक है। फेडिंग, फ्लीटिंग, फेडिंग, फ्लीटिंग, ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटाइसिंग की मैं बात करूं तो एंटाइसिंग का मतलब क्या होता है? जो लुभाने वाला हो, जो टेम्पटिंग हो, जो फैसिनेटिंग हो, जो टेम्पटिंग हो, जो मतलब आपको अट्रैक्ट कर ले, जो अट्रैक्टिव हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं एंटाइसिंग। बहुत खूबसूरत चीजें जो होती हैं उन्हें हम एंटाइसिंग कहते हैं, ठीक है। एरेटिक क्या होता है? एरेटिक मीन्स होता है एम्बिग्यूअस, ठीक है। एम्बिग्यूअस यानी कि जो अस्पष्ट हो, जो हमें समझ में ना आए, उसे हम एरेटिक कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखेंगे, इसे एरेटिक को बिजार भी कह सकते हो, यानी जो विचित्र होती हैं, जो स्ट्रेंज होती हैं, उन चीजों को हम एरेटिक कहते हैं। फ्लीटिंग यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लीटिंग। इल्यूसिव मीन्स भी क्या होता है? जो इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो, जो समझ ना आए, जो एम्बिग्यूअस हो, जो इल्यूजनरी हो, क्या हो? जो इल्यूजनरी हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इल्यूसिव कहते हैं। इल्यूजनरी, इल्यूजन नहीं, इल्यूजनरी, ठीक है। नेक्स्ट, पेंजेरिक। पेंजेरिक का एंटोनिम बताना है। नॉक्सस, फैंटेसी, क्रिटिसिज्म या ग्रैंडियोर? पेंजेरिक का क्या होगा बताएंगे? चलिए, तो पेंजेरिक का मतलब होता है, ये आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है, तो हमारा जो आप एंटोनिम बताएंगे वो एडजेक्टिव ही होना चाहिए, वो नाउन नहीं होना चाहिए। तो पेंजेरिक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि क्या होता है? तारीफ, ठीक है, तारीफ। तारीफ हो गया, और क्या हो सकता है? लॉडेटरी, है ना, लॉडेटरी, लॉडेटरी। तो नॉक्सस, फैंटेसी, ग्रैंडियोर या क्रिटिसिज्म? गाइज, इसका एंटोनिम क्रिटिसिज्म हो जाएगा। ग्रैंडियोर का मतलब होता है अच्छा, कोई भी चीज अगर अच्छी है, कोई भी चीज कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उसे हम ग्रैंडियोर कह सकते हैं। नॉक्सस मतलब क्या होता है? एबोमिनेबल यानी कि घिनौना, डिस्गस्टिंग, तो डिस्गस्टिंग नहीं होगा। फैंटेसी, फैंटेसी मीन्स क्या होता है? अच्छी जो इमेजिनेशन होती है उसे हम फैंटेसी कहते हैं, ठीक है। जो चीजें डिस्ट्रक्टिव होती हैं, एबोमिनेबल होती हैं, डिस्गस्टिंग होती हैं, ऑब्नॉक्सियस होती हैं, उन्हें हम नॉक्सियस कहते हैं। और फैंटेसी, ग्रेट इमेजिनेशन को, स्वीट इमेजिनेशन को फैंटेसी कहते हैं। क्रिटिसिज्म यानी कि किसी की आलोचना करना, तो पेंजेरिक मतलब होता है तारीफ, एंड क्रिटिसिज्म मीन्स होता है आलोचना करना, तो आंसर यहाँ सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, 9th में गाइज हमें करना है, इस ईडियम की मीनिंग बतानी है आपको। सो पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, इसका क्या होगा?
इस ईडियम की मीनिंग क्या होगी? टू बी एडवांटेजेस एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, टू मेंटेन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, टू ब्लेम द अदर पार्टी एंड टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। जी बिल्कुल, यहां डी ऑप्शन हो जाएगा, टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। एट लॉगर हेड्स, एट लॉगर हेड्स की मीनिंग क्या होती है? टू सफर इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, टू फेस टफ कॉम्पिटिशन, टू बी इन डू और डाई सिचुएशन। जी, तो इस इडियम की मीनिंग क्या होगी? एट लॉगर हेड्स, टू सफर इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, टू फेस टफ कंपटीशन, टू बी इन डू और डाई सिचुएशन। तो मैं आपको बता दूं कि लॉगर हेड्स की मीनिंग होती है किसी से संघर्ष में होना, विवाद में होना। तो कॉन्फ्लिक्ट विद समवन यहां आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। शी इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। आपको बताना है इसका इंप्रूवमेंट क्या होगा। जी, तो आपने दा का यूज किया है बेस्ट के साथ, तो वाइजेस्ट के साथ भी आपको दा का यूज करना होगा। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। बताएंगे क्या इंप्रूवमेंट होगा इस क्वेश्चन का? देखिए, आप कह रहे हैं कि जापान के लोग जो है अमेरिका के लोगों से क्या है? वाइजर हैं। लेकिन आपने यहां पर जापान का कंपैरिजन, जापान के लोगों का कंपैरिजन अमेरिका से कर दिया है। ये बिल्कुल रॉन्ग है। जापान के लोगों का कंपैरिजन अमेरिका के लोगों से होना चाहिए, जबकि आपने जापान के लोगों का कंपैरिजन अमेरिका से कर दिया, अमेरिका के लोगों से नहीं किया। तो आपको वहां पर पीपल का सेंस देना होगा, क्योंकि आपने पीपल वर्ड का यूज ही नहीं किया। यहां पर आपने अमेरिका के साथ में पीपल वर्ड का यूज नहीं किया, तो इससे कंपैरिजन बिल्कुल क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और इस कंपैरिजन को हमें सही अगर करना है, रेक्टिफाई करना है, तो आपको पीपल का सेंस अमेरिका के साथ ऐड करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि पीपल वर्ड क्या है? अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। तो दैट ऑफ अगर आपने कर लिया तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दैट ऑफ, दिस और दैट क्या है? सिंगुलर होता है। यहां भी दैट ऑफ है, ये भी इनकरेक्ट है। आंसर केवल सेकेंड ऑप्शन होगा, वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका। अगर भाई यहां पर किसी एक व्यक्ति का कंपैरिजन पर्सन होता तो दैट ऑफ कर लेते, लेकिन व्यक्ति का नहीं, यहां पीपल का कंपैरिजन अमेरिका के लोगों से हो रहा है। तो आपको क्या करना है? पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट आ जाओ। वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, जो कहानियां सुनाने में स्किल्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेंट्रल, फेनाटिक, टीरो, या फिर इसको टाइरो भी पढ़ते हैं हम, एंड रिकंट्योर। बताएंगे क्या होगा? 13th का आंसर क्या होगा? चलिए, तो वेंट्रल वर्ड जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे स्टमक से रिलेटेड होता है, स्टमक में से रिलेटेड होता है। रिकंट्योर आंसर यहां हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फैनेटिक मींस होता है जो बिगॉट है, जो कट्टर है रिलीजन को लेकर के और किसी भी मुद्दे को लेकर के, जो बहुत ज्यादा बिगॉट होता है, कट्टर होता है, स्ट्रिक्ट होता है, टफ होता है, उसे हम फैनेटिक कहते हैं। और टाइरो मींस होता है बिगनर, जो शुरुआत करता है किसी चीज की, जो बिगनर होता है उसे हम टाइरो कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ फायर को हम क्या बोलते हैं? आग से अगर आपको डर है तो आपको अर्सोन फोबिया है, ठीक है। एस्ट्रोफोबिया क्या होता है? एस्ट्रोफोबिया आपका रिलेटेड होता है यूनिवर्स से। एस्ट्रोफोबिया आपका स्टार्स से, गैलेक्सी से रिलेटेड होता है। अगर आपको स्टार्स से डर लग रहा है तो आपको एस्ट्रोफोबिया है। एंड एस्ट्रोफोबिया क्या होता है? एस्ट्रोफोबिया होता है द फियर ऑफ थंडर। अगर आपको बिजली के गड़कने से ही आपको डर लग रहा है तो आपको एस्ट्रोफोबिया है, ठीक है। एंड एरेनोफोबिया क्या है? एरेनोफोबिया इज रिलेटेड टू मेन। अगर आपको व्यक्तियों से डर लग रहा है, मेन से यानी कि मेल से अगर आपको डर लग रहा है तो आपको एरेनोफोबिया है, ठीक है। सेम इसका एक और आप जानते होंगे, एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया सेम मेल से रिलेटेड होता है। इफ यू हैव अ फियर ऑफ मेल, सो यू हैव एंड्रोफोबिया। अगर आपको ह्यूमन बीइंग से डर लग रहा है तो आपको एंथ्रोफोबिया है। अगर आपको भीड़ से डर लग रहा है तो आपको डेमोफोबिया है। अगर आपको मॉब से डर लग रहा है तो आपको ऑक्लोफोबिया है, ठीक है। अगर आपको मेन से डर लग रहा है तो आपको एरेनोफोबिया या फिर एंड्रोफोबिया है, क्लियर। और अगर आपको बिजली यानी कि थंडरिंग से अगर आपको डर लग रहा है तो आपको एस्ट्रोफोबिया है। अगर आपको गैलेक्सी से डर लग रहा है तो आपको एस्ट्रोफोबिया है। और अगर आपको फायर से डर लग रहा है तो आपको पायरोफोबिया या फिर अर्सोनोफोबिया है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए,
तो यहाँ देखेंगे गाइस 15 में हमें बताना है इनकरेक्ट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है। तो यहाँ देखेंगे करियर की स्पेलिंग भी करेक्ट है, फासिस्ट की स्पेलिंग, अप्रैल की स्पेलिंग भी करेक्ट है। यहाँ हाइजीन की स्पेलिंग रॉन्ग है, तो हाइजीन की स्पेलिंग क्या होती है, HYGIENE, हाइजीन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताना है इनकरेक्ट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है। कम ऑन एवरीवन, इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है, रिसाइड, एडवाइज, रिवाइज या फिर डेमाइज। चलिए, रिसाइड की स्पेलिंग भी रॉन्ग है, एडवाइस की स्पेलिंग भी रॉन्ग है, रिवाइज की स्पेलिंग भी रॉन्ग है, डेमाइस की स्पेलिंग जो है ना ये आपकी होती है DEMISE, डिमाइज। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, 17th में गाइज आपको बताना है PQRS का क्या होगा करेक्ट ऑर्डर। He raised his voice against idol worship and people are generally very open and accept social changes with a positive attitude. Swami Dayanand Saraswati is remembered with reverence and affection among the social reformers of the 19th century, and India is a country which respects spiritualism with more than materialism. तो यहाँ पर देखेंगे स्वामी विवेकानंद से स्टार्ट करेंगे। आर से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होगी बेटा तो वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आर के बाद एस होगा, इंडिया कंट्री विच रिस्पेक्ट्स स्पिरिचुअलिज्म विद मच मोर देन मटेरियलिज्म, और फिर उसके बाद पी आ जाएगा, ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड पीपल आर जनरली वेरी ओपन इन एक्सेप्ट सोशल चेंजेस विद पॉजिटिव एटीट्यूड। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट। 18th देखेंगे, फॉर दैट वी नीड पीपल हु possess not only high skills but high values as well. So the need of the hour is not only skill based education but also value inspired and value based education. When we talk of investing in education, a question arises as to what kind of education needs to be given to the youngster. Our aim is to evolve मतलब होता है develop करना, not only an affluent society but an egalitarian, just, humane and compassionate society. तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ आर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सो बताता है कॉन्सिक्वेंस एंड फॉर बताता है रीजन, और यहाँ पर आर एम किस बात का एम आप लेकर के चल रहे हैं वो हम चलिए। तो भाई यहाँ एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि पी और क्यू नहीं होगा, पी एंड क्यू नहीं होगा। अब आपको एस और आर से डिसाइड करना है कि क्या हो जाएगा। चलिए, तो नो डाउट यहाँ पर ये बात आप भी समझ चुके हैं कि आर एम इज टू इवॉल्व नॉट ओनली इन एफ्लुएंट सोसाइटी बट इन एगैलिटेरियन, जस्ट, ह्यूमन एंड कंपैशनेट सोसाइटी। तो सोसाइटी में क्या करना है, हमें कंपैशनेट सोसाइटी चाहिए। बट उसके पहले अगर हम देखिए आर, so when we talk of investing in education, a question arises as to what kind of education needs to be given to the youngster. अभी भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या होना चाहिए। तो आर एंड एस में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये पी वाला हटा देते हैं, दो ऑप्शंस हमारे पास में बचे हैं। अब देखेंगे आर के बाद एस होगा या एस के बाद पी होगा। अच्छा, हमें कंपैशनेट सोसाइटी चाहिए, राइट, हमें कंपैशनेट सोसाइटी चाहिए, तो लोगों को हाई वैल्यूज भी आने चाहिए, हाई स्किल्स भी आने चाहिए। तो यस, हम कह सकते हैं कि एस के बाद पी का कॉम्बिनेशन आ रहा है। When we talk of investing in education, तो अगर so that we need the hour is not only skill based education but also value inspired and value based education. ठीक है, तो यहाँ पर एस पी आर क्यू का कॉम्बिनेशन ठीक है। अच्छा, ये नहीं होगा, ये वाला चेक कर लेते हैं, ये ठीक लग रहा है, मतलब ये वाला चेक करते हैं, आर क्यू एस पी। तो हमने देखा आर उठाते हैं, ये आर है। व्हेन वी टॉक ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, अ क्वेश्चन अराइजेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन नीड्स टू बी गिवन टू द यंगस्टर। फिर क्यू कहता है, क्यू, सो द नीड ऑफ द आवर इज नॉट ओनली, भाई आर के बाद क्यू का कॉम्बिनेशन बन रहा है, एस के बाद पी का, ठीक है। तो आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू, आर एस पी क्यू, ये वाला तो बिल्कुल रॉन्ग है। अब इसमें जानते हैं आप लोग करेक्ट क्या होगा, इसमें आपका करेक्ट होगा ये फर्स्ट ऑप्शन, इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है भाई, ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है आपका। नेक्स्ट आ जाओ, प्लीज गाइड मी, इसका क्या होगा सिनोनिम, फटाफट से बताओ इसका सिनोनिम क्या होगा। देखो यहाँ पर प्लीज वर्ड आ जाए या काइंडली वर्ड आ जाए तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड का यूज करना होता है, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी। नेक्स्ट वन, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये देख रहे हैं कि ये एक फैक्ट क्या है, सॉरी ये क्या है, ये फैक्ट है,
ये फैक्ट है। तो फैक्चुअल सेंटेंसेस में हम टेंसेस में कभी नहीं चेंज करते हैं जब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच की बात आ जाती है। आई बात समझ में? तो सैड पास्ट में डजंट मीन कि इसको चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है, कुछ भी हो जाए। तो हमने यहाँ पर दैट के बाद अगर इसमें चेंज किया तो ये रॉन्ग है, बिल्कुल इसको एज इट इज रखना है। ठीक है, यहाँ भी चेंज किया है, यहाँ भी चेंज किया है, तो मतलब ये सी और डी नहीं होगा, केवल सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलो जी, आ जाते हैं नेक्स्ट। आइए, द डैश ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेड फ्रॉम बोथ commercial and non-commercial sources. The most dash sources of energy today are coal and natural gas, hydroelectricity and nuclear power. On the other hand, firewood, cow dung, cakes and vegetable waste, etc. Non-commercial forms of energy. When non-commercial forms of energy are demanded, coal is the dash source of commercial energy in India. चलिए 21 में बताएंगे फटाफट से हमें क्या फिल करना है। चलिए, द डैश ऑफ एनर्जी इन इंडिया आर मेट फ्रॉम बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज। बेटा रिक्वायरमेंट्स नहीं होगा, सोर्सेज नहीं होगा, एंड यहां पर अवेलेबिलिटी। ठीक है, यहाँ अवेलेबिलिटी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो उपलब्धता है एनर्जी की इंडिया में, वो आती कहां से? कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सोर्सेस से आती है। तो एक बार सोर्सेज यहाँ यूज किया ना, तो आप पहले यूज करोगे और फिर यहाँ लास्ट में यूज करोगे, तो ऐसे सेंटेंसेस कभी हम यूज नहीं करते हैं। इससे क्या होता है ना कि जो एक फ्रीक्वेंसी है वर्ड्स की और एक स्मार्टनेस सेंटेंसेस का होता है ना इंग्लिश में, वो थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है और ग्रामेटिकली इसको इनकरेक्ट हम समझते हैं कि अगर वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहे हो आप। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स नहीं होगा, सोर्सेज नहीं होगा और लेसन बिल्कुल नहीं होगा। लेसन मतलब होता है कम करना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अवेलेबिलिटी यहाँ हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। द मोस्ट डैश सोर्सेज ऑफ एनर्जी टुडे आर कोल एंड नेचुरल गैस। बताएंगे। एक्सपेंसिव तो नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि ऐसा बिल्कुल मत पढ़ना द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्यों? कहीं किसी जगह पर वो एक्सपेंसिव नहीं भी हो सकता है। इनसिग्निफिकेंट की मीनिंग क्या होती है? जो महत्वपूर्ण नहीं है, जो ट्राइवियल है। वाइटल का मतलब होता है जो वास्ट है ना, वास्ट है। और इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। अब आपको बताना है, मतलब इंडिया में अगर एनर्जी की बात करें तो कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज से हमें मिलती है। तो वाइटल मतलब होता है एक विशाल जो सोर्स है, एक बड़ा जो सोर्स है, इंपॉर्टेंट नहीं, जो एक विशाल, एक बड़ा, एक वाइड सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है? कोल और नेचुरल गैस है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है एंड न्यूक्लियर पावर है। तो इसका आंसर वाइटल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। On the other hand, firewood, cow dung, cakes and vegetables waste etc. That's non-commercial forms of energy. बताएंगे क्या होगा? Need, shed, meat हो जाएगा भाई, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है। ओके, वेस्ट, मीट, नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, while नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डैश डिमांड, कोल इज द डैश सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। तो ये आपका हो गया 25। एक सेकेंड बेटा, 23 का आपने नहीं किया था। वेजिटेबल वेस्ट डैश नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, 23 का बताइए। चलिए, कोलैब मतलब होता है सहयोग, मिक्सेस नहीं होगा। कंस्टिट्यूट एंड कंबाइंस, बेटा कंबाइन का मतलब होता है आप जोड़ रहे हो, नहीं ऐसा नहीं, कंस्टिट्यूट्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो काउ डंग, केक्स एंड वेजिटेबल्स वेस्ट एटसेट्रा कंस्टिट्यूट्स नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, शामिल है, उसमें शामिल है। एंड वाइल नॉन कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डैश मीट। ठीक है, डैश मीट डिमांड, कोल इज द डैश सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया। कोल इज द स्मॉलेस्ट, हार्डेस्ट, हैवीएस्ट नहीं होगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। 25 का आपका हो जाता है सी ऑप्शन, हार्डेस्ट। ठीक है जी, ओके। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।